चलिए आज आप लोग फिर से मेरे साथ जुड़ जाएं। जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के सत्र में। अब तो परीक्षा की तिथि भी निश्चित हो गई है। ऐसी स्थिति में ये समय पुनरावलोकन का है, रिवीजन का है। अर्थात पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से जो अपने अध्ययन किया है, उन सूचनाओं को संजो करके अब आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब परीक्षा की तिथि निश्चित हो गई है। तो जैसे भी हो, लेकिन परीक्षा हॉल में आपका एकाग्रचित्ता जो है वही आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो याद रहे, प्रश्न चाहे पेपर 1 के हों चाहे पेपर 2 के हों, दोनों पालियों में आपकी उपस्थिति बिल्कुल सजगता के साथ और सहज होकर के प्रश्नों के जवाब देने की साथ होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में आज के मैं कुछ और प्रश्नों को ला करके आपकी हौसला अफजाई के लिए आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और आज आप जुड़ चुके हैं अतुल्य आईएएस एकेडमी के साथ, झारखंड के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ। तो झारखंड के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को करते हुए मेरी कोशिश होगी कि कुछ कुल मिलाकर के 20 प्रश्नों के साथ मैं आपका भागीदार बनूं और आप भी मेरे इन प्रश्नों और उनके जवाबों के साथ संतुष्ट होने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है और झारखंड पहला प्रश्न कहता है कि झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। चाइल्ड बजट की बात हो रही है कि अपने राज्य में चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1919-20, 20-21, 21-22 या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से डाटा संबंधित प्रश्न अगर आएंगे तो इसका जवाब भी आपसे अपेक्षित होगा और आप सहज होकर के इन प्रश्नों का जवाब दें, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है आप दे चुके होंगे और चलिए आपके विकल्प के साथ मैं जुड़ जाऊं। इसका जवाब जो है सो ए से जुड़ता है, अर्थात वर्ष 2019 और 2020 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया था। तो चाइल्ड बजट का जो संदर्भ है उसके बारे में बताऊं कि चाइल्ड बजट के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण इत्यादि पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। तो राज्य सरकार की एक पहल थी जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो एक प्रश्न का समाधान मैंने कर दिया। अब आपको मैं ले चलता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा, ये झारखंड के इतिहास अर्थात क्षेत्रीय राजवंशों के संदर्भ से जुड़ता है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उसके विकल्पों पर नजर आपकी जानी चाहिए। प्रश्न कहता है कि किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी नामक स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। विकल्प आप देख लें, विकल्प आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रघुनाथ सहदेव, एनीनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प आपके जवाब के साथ जुड़ना चाहिए। आप अपनी पहल बताते हुए ABCD दर्ज कर दें। परीक्षा हॉल में इसी तरह की सजगता आपके लिए, यूँ कहा जाए, निर्णायक साबित हो सकती है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ाई किया है उसी के संदर्भ से ये प्रश्न जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो चलिए, इसका जवाब जो है मैं आपके साथ बता दूं। इसका जवाब जो होगा वो होगा सी, अर्थात विश्वनाथ सहदेव के साथ जुड़ता है ये जवाब। तो सी विकल्प इसका सही है। अब यदि विश्वनाथ सहदेव के साथ यदि जुड़ता है तो विश्वनाथ सहदेव तो उचित नहीं लगता है, मुझे लगता है एनीनाथ सहदेव ज़्यादा उचित लगता है। तो थोड़ा सा संशोधन कर दें आप इसमें। इसका जवाब ये नहीं होगा, एनीनाथ सहदेव के साथ जुड़ता है इसका जवाब। तो एनीनाथ सहदेव के बारे में बताऊं कि ये नागवंशी राजा थे और इन्होंने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी नामक स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। और अगर नागवंशी वंशावली में इनका क्रम देखा जाए तो 17वें 117 अर्थात 17वें वंश के या वंशावली के राजा माने जाते हैं। और ये इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, बड़कागढ़ के राजा के रूप में भी इनका नामकरण किया गया है। और एनीनाथ सहदेव के बारे में बात हो रही है तो इनके बारे में आप ये भी जान लें कि 1691 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा धुरवा में जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किया गया था। तो प्रश्न संख्या दूसरे का जवाब अभी तक मैंने आपके साथ साझा कर दिया है और अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरे प्रश्न की ओर। कुछ इसी तरह की आपके अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर आपको कंफर्ट जोन में रखना है खुद को। प्रश्न संख्या तीसरा का जवाब क्या होना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें आप। कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? तो झारखंड में 33 जनजातियां वर्तमान में है, लेकिन इन 4 विकल्पों में आपको कोई एक जनजाति है जो उड़ीसा से, जिनका माइग्रेशन, जिनका प्रवसन झारखंड क्षेत्र में हुआ है। विकल्प संख्या 1 बथुड़ी, दूसरा कंवर, तीसरा खोंड और चौथा
कोरा। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प है जो आपके जवाब से जुड़ना चाहिए। आप बताने की कोशिश करें ABCD में। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जवाब अपना ढूंढ लिया होगा। चलिए वो विकल्प है, बता दूं मैं आपको, वो विकल्प है C अर्थात खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है इसका सही विकल्प होगा। तो खोंड जनजाति पर आप मुहर लगा दें। तो यही वो जनजाति है जो उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है। और जहां तक इनकी जनसंख्या की बात है, कुल जनजातीय जनसंख्या की इनकी प्रतिशतता 0.002% है। ये नोट कर लें आप। खोंड जनजाति की जनसंख्या जो है वो कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.002% है। और यह जनजाति की सांद्रता संकेंद्रण अगर देखा जाए तो इस सिंहभूम क्षेत्र में इस जनजाति का संकेंद्रण देखा जाता है। और इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। और इनकी भाषा, यदि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस जनजाति की भाषा कोंधी कहलाती है, तो यही वो जनजाति है खोंड जिनकी भाषा को कोंधी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सारी बातें जनजातियों के संदर्भ में आपको जानने की आवश्यकता है। बल्कि इतना ही नहीं, झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं उन सब के बारे में आपको जानकारियों को संकलित करना होगा। तो यहाँ थोड़ी सी बात बता दूं कि खोंड जनजाति के मुखिया को गोटिया कहते हैं। कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि किस जनजाति के मुखिया को गोटिया के नाम से जाना जाता है, तो खोंड जनजाति के मुखिया को गोटिया कहते हैं। और इनके द्वारा जो झूम कृषि की जाती है इन जनजाति के द्वारा, उसे उनकी अपनी भाषा में पोइचा का नाम दिया गया है। तो यहाँ भी एक प्रश्न सृजित हो गया कि झारखंड की किस जनजाति के द्वारा किए गए झूम कृषि को पोइचा के नाम से जानते हैं। तो खोंड जनजाति जो है उनके द्वारा की गई जो झूम कृषि होती है उसे पोइचा का नाम दिया जाता है। तो छोटे से प्रश्न के साथ मैंने आपका जवाब आपके साथ साझा कर दिया है। अब मैं चलता हूं 14 प्रश्न, चौथे प्रश्न पर। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? वीवर्स अंग्रेजी में, हिंदी में बुनकर। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? विकल्प है प्रथम, दूसरा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें क्या जवाब होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप जवाब ढूंढ चुके होंगे। यदि ना ढूंढा हो तो कोई बात नहीं, हमारे राज्य का स्थान ऐसी स्थिति में प्रथम माना जाएगा। तो यह कार्ड की बात अगर मैं करूं, अर्थात क्रेडिट कार्ड की बात करूं, तो SBI के द्वारा ये कार्ड निर्गत किया जाता है। और इससे मिलने वाले जो आर्थिक ऋण जो होते हैं उसका उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में बुनाई गतिविधियों के लिए किया जाता है, विशेषकर आवश्यक उपकरणों के खरीद के लिए। तो इस हेतु ही क्रेडिट कार्ड बुनकरों को जारी किया गया है। और भारत में झारखंड राज्य है वो पहले राज्य के रूप में जाना जाएगा। तो मैंने चौथे प्रश्न का जवाब आपके साथ साझा कर दिया है। इसी तरह से मैं 5वें प्रश्न के साथ चलता हूं। 5वां प्रश्न को आप आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं। कहता है, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक आह्वान करते थे? तो जर्मन बाबा के गीत को गा करके उनके समर्थक आह्वान करते थे। ये बेहद सरल प्रश्न है और जिन छात्र छात्राओं ने झारखंड के जनजातीय आंदोलन का अध्ययन किया है उनके लिए प्रश्न बेहद सरल होगा। विकल्प है टाना भगत आंदोलन, सफा होड़ आंदोलन, भूमिज आंदोलन और सरदारी आंदोलन। प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपकी ओर से मैं चाहूँगा। जितने भी छात्र जागरूक छात्र हैं वो सहजता से इस प्रश्न के जवाब की ओर मेरा हौसला बढ़ाएं और खुद को भी आत्मविश्वस्त करते हुए आगे बढ़े। विलंब न करते हुए जवाब आपके समक्ष आ चुका है और आप जवाब देने की ओर बढ़ चले। तो इसका जवाब जो होगा वो टाना भगत आंदोलन से जुड़ता है। तो टाना भगत आंदोलन के साथ इसके जवाब को आप जोड़कर देखें तो जहाँ तक टाना भगत आंदोलन की बात हो रही है, 1914 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक का कालखंड टाना भगत आंदोलन से जुड़ता है। और इस आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के द्वारा की गई थी और उसकी तिथि बताता हूँ कि शायद 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला से शुरू किया गया था ये टाना भगत आंदोलन। और उन्होंने ही अपने अनुयायियों के कुछ सिद्धांतों के पालन करने का आदेश दिया था, जैसे कि एकेश्वरवाद को अपनाते हुए और धर्मेश की आराधना करने का सिद्धांत टाना भगत अर्थात इन्होंने जतरा टाना भगत ने अपने अनुयायियों को दिया था। ये एक ऐसा आंदोलन रहा या इनके अनुयायियों के साथ कुछ अनुशासन भी निश्चित किए गए थे, जैसे कि पशु बलि, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना, यह इस आंदोलन का भी एक प्रमुख रूटीन था। इस आंदोलन की शुरुआत के चरण में इस शुरुआती
चरण में एक नए इसके साथ एक पर्याय शब्द भी और जुड़ता है, जिसे कुरुख धर्म आंदोलन भी कहते हैं, या कुरुख धाम आंदोलन के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाए तो गलत नहीं होगा। और इसी आंदोलन में से जुड़े लोग जर्मन बाबा के गीत गाकर अपने अपने अनुयायियों को एक तरह से अपने नियमों का आह्वान करते थे। तो प्रश्न संख्या 5वें का जवाब मैंने आपके साथ साझा कर दिया है, और ये जवाब तो मैंने अभी निश्चित कर दिया, टाना भगत आंदोलन। तो ये थी 5वें प्रश्न की व्याख्या। अब मैं आपको 6ठे प्रश्न पर ले चलता हूँ, और 6ठा प्रश्न देख लिया जाए। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रतीत हो रहा है, आप इसे सहज होकर के जानने की कोशिश करें। प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित मधुशाला कविता का संथाली अनुवाद माटकस रस पुस्तक के रूप में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? अर्थात आप देख लें, प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो मधुशाला रचित हुई थी, उसका संथाली अनुवाद झारखंड के किसी साहित्यकार के द्वारा किया गया है, और उस पुस्तक का नाम दिया गया है माटकस रस। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए जा चुके हैं: ननकू सोरेन, निरंजन हांसदा, सूरज सिंह बेसरा और कालीचरण हेम्ब्रोम। ये संथाली हैं, और इनके बारे में आप इन्हीं विकल्पों में कोई एक विकल्प होगा जो इस प्रश्न के जवाब के साथ जुड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आप अब तक जवाब ढूंढ चुके होंगे। चलिए, आपने जवाब ढूंढ लिया तो अच्छी बात है। मैं बता दूं, वो जवाब है सूरज सिंह बेसरा। सूरज सिंह बेसरा के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपने अपने स्रोतों से जुड़ा होगा। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता एवं आजसू के यूँ कहा जाए कि संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये राजनीतिज्ञ हैं, और इन्होंने अपनी राजनीति का आगाज झारखंड पीपल्स पार्टी अर्थात जेपीपी के रूप में किया था। इनकी राजनीतिक यात्रा का आगाज 1990 ईस्वी में आईएनडी पार्टी, स्थानीय पार्टी के रूप में होती है, जो पहली बार ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला विधानसभा से चुने गए थे विधायक के रूप में। और इन्होंने ही हरिवंश राय की जो रचना है मधुशाला, उसका संथाली अनुवाद माटकस रस के रूप में किया था। तो ये थी व्याख्या प्रश्न संख्या 6ठे के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्या आपको संतुलित की होगी। प्रश्न संख्या 7वां पर आ गए हमारी बात। झारखंड के किस चित्रकार के द्वारा रांची के रॉक गार्डन, रांची का रेलवे स्टेशन और श्री कृष्ण पार्क रांची में चित्रकारी की गई है? तो रांची में बहुत सारे ख्याति प्राप्त चित्रकार भी हैं। यह हमारे झारखंड में उनकी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं विभिन्न स्थलों पर। तो उन्हीं चित्रकारों में 4 चित्रकारों के नाम आपके समक्ष दर्ज हैं: सौरभ प्रमाणिक, हरेन ठाकुर, अमृत कंडुलना और विनोद कुमार। विनोद कुमार क्या चीज़ है, देख लिया जाए, राज विद्रोही। 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प है जिनके नाम के साथ ये इनकी चित्रकारी दिखाई देती है। तो विकल्प आपके समक्ष आ गया है, और चलिए आप इसके जवाब के साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है वो विकल्प होगा हरेन ठाकुर, अर्थात बी विकल्प इसका उचित विकल्प माना जाएगा। तो जहाँ तक हरेन ठाकुर की बात बताऊँ, तो रांची का रॉक गार्डन हो, चाहे रांची रेलवे स्टेशन हो, चाहे श्री कृष्ण पार्क रांची में जो हो, उसमें जो भी चित्रकारी आप देखते हैं वो हरेन ठाकुर के द्वारा रचित है। तो इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी बता दूं कि 1976 वयोवृद्ध हरेन ठाकुर 1976 ईस्वी से रांची में बच्चों को चित्रकारी की कला का हुनर सिखाते रहे हैं, और वर्तमान में ये मेकन में कहा जा सकता है कि मेकन में आर्ट कंसल्टेंट के पद पर आसीन है। तो ये इनके बारे में जानकारी हो गई। अब मैं आपको ले चल रहा हूं प्रश्न संख्या 8वें पर। 8वां क्या कहता है सो देखेंगे। 8वां कहता है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा झारखंड में एंग्लो इंडियन मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है? आज का सत्र पूरी तरह झारखंड को केंद्रित करके मैंने बनाया है, तो इसलिए 8वें प्रश्न का जवाब आप ही से अपेक्षा की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के किस अमेंडमेंट के द्वारा झारखंड में एंग्लो इंडियन का मनोनयन को रद्द किया गया है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प संख्या 1 104वां, दूसरा 125वां, तीसरा 126वां और 14वां 128वां। यदि उसमें कुछ आवश्यक संशोधन हो तो आप अपने से इस पर सुधार कर सकते हैं, वरना जवाब मैं बताने की ओर बढ़ रहा हूँ। इसका जवाब जो होगा संभवतः 104 संशोधन से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा जो है रांची में जो झारखंड की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन को रद्द किया गया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न जो झारखंड पर हैं, ढेर सारे प्रश्नों की संग्रह जो है झारखंड से केंद्रित करके निकाली जा सकती है परीक्षा में, और आपसे सहज होकर के ही परीक्षा में प्रश्नों का जवाब देना चाहिए।
प्रश्न संख्या 9 है, कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा झारखंड में किस छौ नृत्य केंद्र की स्थापना की गई है। आपको पता है कि झारखंड के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में छौ नृत्य एक प्रमुख नृत्य के रूप में माना जाता है और बहुत सारे संस्थान छौ नृत्य के विस्तार के लिए या उनके संवर्धन के लिए स्थापित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर विकल्प है चंदन क्यारी छौ नृत्य केंद्र, मानभूम छौ नृत्य केंद्र, नटराज कला छौ इचागढ़ और सरायकेला छौ नृत्य केंद्र। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प है जो आपके जवाब से जुड़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 पर हमारी बात आ गई है, आप बताइए क्या जवाब होना चाहिए। तो चलिए, आपने उम्मीद करता हूँ जवाब ढूंढ लिया होगा और इसका जवाब है चंदन क्यारी छौ नृत्य केंद्र। तो चंदन क्यारी छौ नृत्य केंद्र के बारे में बात हो रही है। तो इसकी स्थापना जो है, या यही वो चंदन क्यारी क्षेत्र है जिसमें जो कि आपको अंदाज लगा देना चाहिए कि चंदन क्यारी क्षेत्र किस प्रमंडल में पड़ता है। जहाँ तक सरायकेला छौ नृत्य केंद्र की स्थापना की बात है, 1960 ईस्वी में सरायकेला छौ नृत्य केंद्र की स्थापना हुई थी। और मानभूम का केंद्र में सिल्ली की बात मैं करूँ तो सिल्ली, मानभूम छौ की बात अगर करूं तो सिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और 2011 ईस्वी में रही बात नटराज कला केंद्र जो ईचागढ़ में है, इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। तो चंदन क्यारी से जुड़ता है इस प्रश्न का जवाब। 9वें प्रश्न की बात हो गई है। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के सत्र के 10वें प्रश्न पर। तो ये देखिए, 10वां प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। 10वां प्रश्न कहता है कि शहीद रघुनाथ भगत पर आधारित लघु फिल्म माटी का सपूत का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है। साक्षी फिल्म प्रोडक्शन, पलाश फिल्म प्रोडक्शन, जोहार फिल्म प्रोडक्शन और नागपुरी कला संगम। प्रश्न संख्या 10वें का जवाब आपसे अपेक्षा की गई है और 10वें का जवाब आप बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10वां का जवाब क्या होगा। चलिए, जवाब आपने दे दिया होगा और वो जवाब है पलाश फिल्म प्रोडक्शन। पलाश फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा शहीद रघुनाथ मुर्मू पर एक लघु फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, नाम है माटी का सपूत। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के सत्र के 11वें प्रश्न पर। हाल ही में पुरातात्विक विभाग के द्वारा झारखंड के किस ऐतिहासिक किला में खुफिया महल प्राप्त हुआ है जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर की सूची में 2019 में शामिल किया गया था। ये देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव मोड पर यह प्रश्न थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है और लीक से हटकर इसी तरह के कुछ प्रश्न यदि परीक्षा में देखने को मिले तो आप सहज होकर के इन प्रश्नों का जवाब देंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 11 पर आ गई है। विकल्प है पालकोट का महल, डोईसा का किला, जैतगढ़ का किला और नारायणपुर का किला। प्रश्न संख्या ये सभी झारखंड पर इन पुरातात्विक अवशेषों के रूप में इन किलों का नामकरण है। तो 11वें प्रश्न का जवाब इन्हीं विकल्पों में कोई एक है। और चलिए मैं जवाब बता दूं, उसका जवाब जो होगा डोईसा का किला होगा। तो डोईसा का किला जो है उसी में खुफिया महल की प्राप्ति हुई है जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर की सूची में 2019 में स्थापित किया गया है। तो यह किला के बारे में अगर बताऊं कि डोईसा का किला अमूमन 100 एकड़ की भूमि पर विस्तृत है और नागवंशियों के द्वारा मुगल के स्थापत्य कला का, मुगल डायनेस्टी का जो आर्किटेक्ट था, उस आर्किटेक्ट का ये पहला किला माना जाता है। और इसका निर्माण नागवंशी शासक दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में किया था। इस महल को कर्नाटक का हम्पी के नाम से भी जानते हैं और इसी महल में खुफिया महल की प्राप्ति हुई है, ऐसा पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। तो प्रश्न संख्या 11वां का जवाब आपके साथ साझा किया जा चुका है। अब आप मेरे साथ प्रश्न संख्या 12वें पर आ गए हैं। 12वां प्रश्न कहता है कि निम्न विकल्पों में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल का कार्यकाल किनका रहा है। कुछ इस तरह के भी प्रश्न यदि आ जाए तो आप इसको लेकर के कोशिश करेंगे कि झारखंड में जब से राज्य की स्थापना हुई तब से कई राज्यपालों का यहाँ पर आना हुआ है और राज्यपालों ने अपने अपने पदभार ग्रहण किया है। लेकिन प्रश्न का आकार थोड़ा सा अलग है। प्रश्न कहता है कि सबसे कम अवधि का राज्यपाल का कार्यकाल किनका रहा है। विकल्प इन चारों विकल्पों में आपको तय करना है। शंकर नारायण, वेद प्रकाश मारवा, प्रभात कुमार और MOH फारूक, इन्हीं चारों विकल्पों में आपको बताना है। तो चलिए इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब जो जुड़ता है वो जुड़ना चाहिए शंकर नारायण से। तो इनकी कालावधि क्या थी, इनकी अर्थात इनके पदभार की अवधि रही, तो मैं बताऊं कि 26 जुलाई 2009 ईस्वी से लेकर के 21 जनवरी 2010 ईस्वी तक का काल, ये शॉर्ट टाइम पीरियड जो रहा, ये शंकर नारायण राज्यपाल के रूप में सुशोभित थे।
रही बात वेद प्रकाश मारवा की बात मैं करूं तो 12 जून 2003 ईस्वी से लेकर के 9 दिसंबर 2004 ईस्वी तक का टाइम फ्रेम वेद प्रकाश मारवा का रहा है राज्यपाल के रूप में झारखंड में। रही बात प्रभात कुमार की बात मैं करूं, ये भी राज्यपाल के रूप में सुशोभित रहे हैं। तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 3 फरवरी 2002 तक की कालावधि इनके पदभार से जुड़ती है। इसी तरह से एमओएच फारूक की बात करूं तो ये भी राज्यपाल के रूप में झारखंड की सेवा दे चुके हैं। 22 जनवरी 2010 से लेकर के 3 दिसंबर 2011 तक का कालखंड ये एमओएच फारूक के साथ जुड़ता है। तो तुलनात्मक तरीके से देखा जाए इन चारों में तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब शंकर नारायण से जुड़ता हुआ साफ साफ समझ में आ रहा है। तो चलिए, मैं मौखिक व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आप परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल मुस्तैदी के साथ आप लोग कमर कस चुके हैं और परीक्षा की तिथि निश्चित हो जाने के बाद आपकी सक्रियता भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी, लेकिन ये समय बेहद सहज होने का है और तनाव रहित रहने का है, अर्थात टेंशन फ्री रह करके ही आप अंतिम जीत दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में थोड़ी सी असहजता आपको परीक्षा फल से दूर ले जाएगी, सफल होने से दूर ले जा सकती है, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस थ्योरी पर आप काम करेंगे। प्रश्न संख्या 13, झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर बनाने की दिशा में बनने वाले टूरिस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी तय की गई है? विकल्प आप देख लें बड़ी सहजता से। विकल्प संख्या 1 है 393 किलोमीटर, दूसरा 170 किलोमीटर, तीसरा 270 किलोमीटर और चौथा जो है 121 किलोमीटर। इन्हीं विकल्पों में कोई एक विकल्प है जो आपको दर्ज करना है, अर्थात आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए, मैं विकल्प की ओर ले चल रहा हूं आपको, और इसका जवाब जो है वो 270 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाना है। तो इसके बारे में थोड़ा इसका विस्तार बता दूं। इस कॉरिडोर जिसकी लंबाई 270 किलोमीटर है, अर्थात मिलन चौक जो कि सिल्ली रंगामाटी चौक है उसमें मिलन चौक है, वहाँ से लेके सरायकेला खरसावां, उसके बाद वहाँ से होते हुए तमाड़, तमाड़ से होता हुए खोटी, खोटी से होते हुए गोविंदपुर, गोविंदपुर से होते हुए सीसई, सीसई से होते हुए घाघरा, घाघरा होते हुए नेतरहाट, गारू, सरयू, लातेहार, हेरगंज, बालूमाथ, चामा मोड़, इतनी दूर तक इसका विस्तार है। यही कॉरिडोर बनाई गई है 270 किलोमीटर की। तो ये थी इसका दायरे के विस्तार के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के सत्र के 14वें प्रश्न पर, 14th प्रश्न पर। मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने हेतु माटी कला बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड में कुंभकारी को प्रश्रय देने के लिए या उसकी बेहतरी के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। और ये गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसके जवाब के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ABCD के साथ आपका जवाब आ जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मिल गया होगा। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं और त्वरित रूप से आपके जवाब के साथ जोड़ता चला जा रहा हूं। तो 2016 का संदर्भ है माटी कला बोर्ड के रूप में। याद रहे, इस परीक्षा में जरूर प्रश्न जो है करंट के पूछे जाएंगे, हाल के, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी अनापेक्षित होंगे जो हाल में हुई महामारी को लेकर के जुड़े हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सरकार की योजनाएं उस कालखंड में, जो महामारी का कालखंड था, वहां से भी कुछ प्रश्न उकेरे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की उपलब्धियों को रखने की एक अवसर होता है और प्रश्न उससे जुड़ता है, तो कहीं कहीं प्रश्न उससे आकार पाता है। देखते हैं वो प्रश्न कैसा हो सकता है। ये देखिए, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ गया। प्रश्न कहता है कि कोरोना काल में किस प्रमंडल के द्वारा जोहार पाठशाला ऐप के जरिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन कराने हेतु तैयार किया गया था? 4 प्रमंडलों के नाम दिए गए हैं। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। इन चारों विकल्पों में कोई एक प्रमंडल है जहां पर उस कालखंड में, अर्थात जो महामारी का दौर था, उसमें जोहार पाठशाला ऐप के जरिए कक्षाएं संचालित हुई थी। तो जवाब बता दूं कि इसका जवाब जो होगा वो कोल्हान प्रमंडल से जुड़ता है। इसका जवाब कोल्हान प्रमंडल से जुड़ता है। तो कोल्हान प्रमंडल के तत्कालीन जिलाधिकारी, मुझे याद है जहाँ तक, चाईबासा के जिलाधिकारी आदित्य रंजन IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे और उन्हीं की पहल से ये प्रयास हुआ था, ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो कोल्हान प्रमंडल इसका श्रेय ले जाता है। तो 15वें प्रश्न का जवाब अभी तक आपके साथ साझा किया जा चुका है। अब चलिए हमारे साथ आप 16वें प्रश्न की बात की जाए
कोनार जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? झारखंड में मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाएं हैं और यूं कहा जाए सूक्ष्म स्तर की भी सिंचाई परियोजनाएं हैं। कई तरह के बृहत स्तर पर भी सिंचाई परियोजनाएं हैं। उन्हीं परियोजनाओं में एक है कोनार परियोजना, जलाशय परियोजना। लेकिन प्रश्न का आकार, कलेवर बदला हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि ये कौन सी 5 ईयर प्लान में कोनार जलाशय परियोजना आरंभ की गई थी? विकल्प है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरा पांचवी पंचवर्षीय योजना और चौथा फोर्थ जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। आपको विकल्प बताना है। तो क्या होगा? विकल्प के साथ आप तेजी से आगे बढ़ चले हैं और आपके साथ विकल्प है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान के साथ जुड़ता है कोनार जलाशय परियोजना का संदर्भ। तो यह परियोजना का संदर्भ जो है अगर मैं बताऊं तो गिरिडीह और हजारीबाग और बोकारो जिलों से जुड़ता है। अन्य परियोजनाएं जो 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में इसके साथ शुरू की गई थी, उसमें आप अजय बराज योजना को भी कह सकते हैं, उत्तरी कोयल जलाशय को भी कह सकते हैं और स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को भी कहा जा सकता है। तो कोनार के साथ साथ इन 3 नामों को भी जोड़ा जाए तो ये सभी 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिफल माने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब अभी तक आपके साथ साझा किया जा चुका है। अब हम लोग ले चलते हैं 17वें प्रश्न के रूप में। 17वां प्रश्न क्या है, थोड़ा देखा जाए। रांची के पतरातू घाटी के समान दिखने वाली पश्चिम सिंहभूम की घाटी का क्या नाम है? थोड़ा सा नया किस्म का प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इस प्रश्न को अभी आप सहज होकर लेंगे। रांची से लगभग 20 या 25 किलोमीटर के दूर, मुझे लगता है कि शायद इतनी ही दूरी होगी या 15 किलोमीटर में पतरातू घाटी है जो बेहद आकर्षक है। कमोबेश उसी के तरह दिखने वाली एक और घाटी है जो पश्चिम सिंहभूम की घाटी कही जाती है। तो क्या उस घाटी के नाम इन चारों विकल्पों में है? सेरेंगसिया घाटी, जांगीबुरु घाटी, लखना सिंह घाटी और भागबिल्ला घाटी। प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप हमें देने की ओर तत्पर हो चले और आपको जवाब की अपेक्षा की जा रही है। तो मैं बता दूं इसका जवाब क्या होगा। अर्थात प्रश्न संख्या 17 का जवाब जो होना चाहिए मेरी समझ में, वो आपने सुना हो ना सुना हो अलग बात है, लेकिन उस घाटी का नाम है भागबिल्ला घाटी। तो ये मैं बताऊं कि रांची से खूंटी, खूंटी के बाद मुरहू और मुरहू के बाद बंदगांव और बंदगांव से कड़ाईकेला जाने के क्रम में इस घाटी को आप जान सकते हैं। वहाँ के स्थानीय नाम भागबिल्ला घाटी के रूप में इसे जाना जाता है या इसके टैबो घाट भी कहते हैं। चलिए 17वें प्रश्न का जवाब मैंने साझा कर दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के सत्र के 18वें प्रश्न पर। झारखंड सरकार के द्वारा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? पत्रकारों के बेहतरी के लिए भी झारखंड सरकार की सक्रियता दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में उनके बीमा के द्वारा स्वास्थ्य हेल्थ बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए राशि निर्धारित की गई है। क्या वो 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है? आपको बताना है कि इसका क्या जवाब होगा। तो इसका जवाब इन्हीं विकल्पों में कोई एक है और जवाब चलिए मैं दे देता हूं। वो राशि निश्चित की गई है 5 लाख रुपए। तो इसके तहत जो है प्रीमियम में खर्च होने वाली जो 80% राशि का वहन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और शेष जो है बीमा धारक के द्वारा 20% की राशि जो है सो जमा की जाएगी। और बीमा लागू होने की तिथि से बीमा धारक सहित तो उसके पत्नी और उसके बच्चे और स्वयं की है ना, यदि बच्चों की उम्र 21 वर्ष हो जाती है और उसके लाभुकों के रूप में उनके 2 बच्चे इनके लाभुक होने का लाभुक के तहत माने जाएंगे। तो ये व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 की व्याख्या मैंने बताना उचित समझा आपको। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। 19 क्या कहता है, देखिए। झारखंड के किस जिले के उपायुक्त के द्वारा डीसी के द्वारा नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 19 का विकल्प आपके समक्ष रखा गया है। खेल से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और लातेहार। तो अष्टम उरांव का नाम इन दिनों चर्चा में है। वो एक यहाँ स्थानीय एक प्रतिभा है, खेल से जुड़ी हुई प्रतिभा है और अष्टम उरांव के नाम के साथ कौन से जिले के उपायुक्त ने उन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैं बता दूं वो जिले के उपायुक्त जिस जिले से संबंधित हैं उस जिलाधिकारी जो हैं वो यहाँ से जुड़ते हैं, गुमला जिले से। तो अष्टम उरांव का संदर्भ भी गुमला जिले से है। तो गुमला जिले के द्वारा। तो जहाँ तक सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में बात है तो इनके बारे में बता दूं कि सावित्रीबाई फुले के बारे में आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इस योजना के तहत जो है
बालिका शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ बाल विवाह का अंत एवं महिला सशक्तिकरण और किशोरियों को अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की योजना है और उसी का प्रोत्साहन हेतु झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तो आज के सत्र को 19वें प्रश्न के साथ मैं आज के सत्र में 20वें प्रश्न अर्थात आज के सत्र का अंतिम प्रश्न लेकर आपके बीच में आया हूं और अभी तक आपने अपनी उपस्थिति मेरे साथ दर्ज की है। मेरे इन सारे प्रश्नों की व्याख्या आपको बिंदुवार आपको मिलती चली गई है। आज के सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर मैं ले चलता हूं आपको और देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब है। कहानी दिए से दीपिका बनने की ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, इसके लेखक कौन है? तो आपको पता है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं, पुरुष एवं महिला खिलाड़ी, उनमें ओलंपियन दीपिका कुमारी का भी नाम जुड़ता है। तो उन पर एक बायोग्राफी लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी लिखना उचित नहीं होगा, बायोग्राफी कहना उचित होगा, तो आप इसे ऑटो ना कह के बायोग्राफी कह दें। तो 4 शख्सियतों के नाम हैं जिनके द्वारा ये रचित है। वीरेंद्र महतो, सुनील सिंह बादल, अनुज सिन्हा और कालीचरण हेम्ब्रोम। 20वें प्रश्न का जवाब देकर के आज के सत्र का समापन कर रहा हूं मैं और इसका जवाब जो होगा वो यहाँ के स्थानीय जो है सो लिटरेचर कहा जाए, जो साहित्य की रचना करते हैं, कहानीकार हैं, सुनील सिंह बादल का नाम जुड़ता है। इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है उनके नाम। तो इस तरह से आपने देखा कि 20 प्रश्नों के साथ आज मैंने आपके साथ आपका कीमती समय लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि मेरे सत्र के साथ आप जुड़ करके नए और नई जानकारियों से खुद को सुसज्जित कर रहे होंगे। इस तरह से नवीनतम प्रश्नों को परीक्षा से पूर्व मैं देने की निरंतरता बनाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से सहज होकर के आप प्रश्नों की व्याख्या सुन करके, समझ करके परीक्षा हॉल में निरंतरता के साथ आगे बढ़ें। करमटोली स्थित अतुल्य IAS एकेडमी के द्वारा PT परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन छात्र छात्राओं के लिए विषय से संबंधित अर्थात जनरल स्टडीज के सभी विषयों के साथ उनका एक सारगर्भित नोट्स यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा और प्रश्नोत्तर की अभ्यास भी कराई जाएगी। जो भी छात्र इससे लाभुक होना चाहेंगे, वे आने वाले दिनों में अब खुद को प्रशासनिक सेवा से जोड़ने की हुनर रखना चाहते हैं, वो मेरे संस्थान से संपर्क करें। मेरे संस्थान का नंबर आपको मिल रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं, 8292316880। विषय से जुड़े हुए कोई भी किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे संपर्क करके आप अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं तो मैं अपने लंबे अध्यापन अनुभव से जो भी बताऊंगा वो आपके बेहतरी के लिए बताऊंगा। तो आज की सत्र में आपकी उपस्थिति हो गई, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं नए प्रश्नों के साथ जुड़ता हूं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।